संजोग की बनी संगिनी, उलझे भाग्यों का खेल, एपिसोड नंबर 1। ये मेरी नई कहानी है। सुबह सुबह आरती की थाल लिए भगवान के सामने पूजा अर्चना करती हुई एक औरत खुशी से एक प्यारी मुस्कान के साथ सभी को अपनी प्यारी सी मधुर आवाज़ में पूजा की तैयारी कर रही थी। उस घर की सुबह उस औरत की पूजा से होती थी। ये श्लोक शुरू होते ही वह औरत भगवान की पूजा अर्चना में खुद को समर्पित कर देती थी। घर में बड़े बूढ़े सुबह सुबह की आरती सुन खुशी से बेहद पॉजिटिव फील करते थे। थोड़ी देर में वह औरत जैसे ही भगवान को स्नान कराकर मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना की शुरुआत करती है कि तभी उस औरत के बगल में एक लड़की आकर शिव स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देती है। उस लड़की के मुंह से शिवजी की आराधना और शिव स्तोत्र का पाठ होता देख उसके बगल में खड़ी उस लड़की की माँ मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उसे निहारने लगी। वह लड़की जो कि भगवान की पूजा बड़े ही ध्यानमग्न होकर कर रही थी, वह बगल में बैठी हुई अपनी माँ को इशारे से भगवान की पूजा में मन लगाने को कहती है। तो वहीं बगल में बैठी उस लड़के की माँ मुस्कुराते हुए भगवान के आगे फिर से नतमस्तक हो जाती है। उस लड़की ने शिव स्तोत्रम का पाठ पूर्ण किया। उसके बाद जैसे ही वह लड़की सभी को आरती देने के लिए उठी तो उसके पीछे खड़े सभी लोगों को देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छलक आई थी। वह लड़की जल्दी से घर के सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली। वह लड़की बोली, गुड मॉर्निंग दादाजी, लीजिए आपकी आरती। वह लड़की के दादाजी बोले, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची, सुबह सुबह सालों बाद तेरे मुंह से यह आरती सुनी है। तेरे लंदन जाने के बाद तो तेरी इस आरती को बहुत मिस किया है हमने, पर आज तू आ गई है और देखो आज का दिन कितना अच्छा जाने वाला है। वह लड़की मुस्कुरा उठी। उसने अपने दादाजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर अपने पिता जो कि दादाजी के बगल में खड़े थे उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेने लगी। उस लड़की ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और आरती देखकर अपने पिता से बोली। वह लड़की बोली, पापा आरती लीजिए। उस लड़की के पिता बोले, हाँ बेटा, जीते रहो। सुबह सुबह जिस घर में भगवान की पूजा हो उस घर से हमेशा दुख, दरिद्र और अशांति दूर रहती है। इतना सुन वो लड़की मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ को आरती की थाल देते हुए बोली। वह लड़की बोली, ये लीजिए माँ, आरती लीजिए। वहीं उस लड़की की माँ ने भी आरती ली और फिर उस लड़की ने आरती की थाल को वापस से उसी जगह पर रख दिया जहाँ वो पहले थी। पूजा हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। वह लड़की योगा करने के लिए गार्डन एरिया की तरफ चली गई, जहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके दादाजी ट्रैक सूट में योगा सीट लिए उसे का इंतज़ार कर रहे थे। वह लड़की अपने दादाजी के पास आई और बोली। वह लड़की बोली, क्या दादू, आप इतनी जल्दी आकर बैठ गए, मुझे लगा आप देर लगाएंगे। उस लड़की की बात सुन उसके दादाजी बोले, नहीं नहीं मेरा बच्चा, हमारी रूही का कोई ऑर्डर दे और हम उस ऑर्डर को फॉलो ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। रूही का बोली, ये तो है, मैं कोई ऑर्डर दूं और मेरे दादू से पूरा ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब शुरू करते हैं। इतना कहकर वह लड़की योगा मैट को जमीन पर बिछाकर उस पर योगा करने लगी और उसके देखा देखी उसके दादाजी भी योग कर रहे थे। वहीं दूर खिड़की से देख रही उस लड़की की माँ खुद से ही बोली। वह वैदेही जी थी। वैदेही जी खुद से बोली, मेरी बच्ची, आज अगर तेरी बड़ी बहन यहाँ होती तो शायद इस घर की रौनक दुगनी हो चुकी होती। ना जाने मुझसे मेरी बेटी कहाँ गुम हो गई। भगवान सब कहते हैं कि मेरी बेटी मर चुकी है, पर ना जाने क्यों इस माँ का दिल मानता ही नहीं कि उसकी बेटी इस दुनिया में है ही नहीं। हे शिव जी, वो जहाँ कहीं भी हो उसे हमेशा खुश रखना, उस पर कोई मुसीबत मत आने देना। इतना कहकर वैदेही जी चुप हो गई और अपनी बेटी के बारे में सोचकर वैदेही जी की आंखों से एक आंसू की बूंद निकली ही थी कि तभी उनके पीछे खड़े वैदेही जी के पति उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। खुद से ही अपनी खोई हुई बेटी को याद करके और खुद से ही बातें करते करते जब वैदेही जी चुप हो गई और अपनी बेटी के बारे में सोच वैदेही जी की आंखों से एक आंसू की बूंद निकली ही थी कि तभी उनके पीछे खड़े वैदेही जी के पति वैदेही जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। आशीष जी बोले, आखिर कब तक याद करती रहोगी उसे वैदेही? वैदेही जी बोली, आशीष, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी बेटी की सलामती की दुआ हमेशा मांगती रहूँगी। मुझे पता है मेरी बेटी मरी नहीं है, मैं माँ हूँ उसकी, 9 महीने उसको अपनी कोख में रखा है मैंने। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी इस दुनिया में है और वो जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है।
इतना कहकर वैदेही जी वहाँ से दूसरी ओर चली गई। वैदेही जी को जाता देख आशीष जी खुद से बोले। आशीष जी बोले, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है वैदेही, तुम्हारी बेटी जिंदा है, पर कहाँ है इसके बारे में तो खुद मुझे भी नहीं पता। 2 साल से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ना जाने कहाँ चली गई है हमारी बेटी। बीते 24 सालों में मुझे उसके बारे में हर एक खबर थी, लेकिन इन 2 सालों में हमारी बेटी कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पर तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी का हमारी सियासत में लौटने का समय आ चुका है। बहुत जल्द ही हमारे पास होगी और सकुशल होगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इतना कहकर आशीष जी वहाँ से चले गए। वहीं गार्डन में कार्तिकेय जी रोहिका को देखकर किसी की यादों में खो गए। उन्हें अपनी 3 साल की वो पोती याद आ गई थी जिसे उन्होंने खुद से दूर कर दिया था। रोहिका को यूं हंसते मुस्कुराता देख कार्तिकेय जी खुद से ही बोले। कार्तिकेय जी बोले, उम्मीद करता हूँ तुम जल्द ही मिल जाओगी मेरी प्यारी बच्ची। बहुत से सवाल तुम्हारे मन में घर कर रहे होंगे, ये भी जानता हूँ, लेकिन कुछ ही समय में उन सभी सवालों के जवाब देने का समय आने वाला है। 1 महीने बाद राज्याभिषेक होने वाला है हमारे वारिस का। उससे पहले हमें तुम्हें ढूंढ कर राजस्थान लाना होगा और तुम्हारा विवाह भी कराना होगा। बिना विवाह के तुम राजगद्दी में नहीं बैठ सकती हो। पर समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस हादसे के बाद कहाँ चली गई हो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हम तुम्हें। ईश्वर, अब बस तू ही हमारा अंतिम सहारा बचा हुआ है। इस सियासती रंजिश से अपनी बच्चियों को दूर रखने का हमने भरपूर प्रयास किया है। अपने घर के पहले वारिस को खुद से दूर रखकर उसकी परवरिश की है हमने, और अब जिसके लिए हमने इतने साल दर्द सहा है, अगर वह सही समय पर राजस्थान ना आ पाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे ईश्वर, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इतना सोचते सोचते कार्तिकेय जी वहाँ से उठकर घर की ओर हॉल में आ गए। वहीं रोहिका भी गार्डन में बैठी बिल्लियों के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल खेल रही थी। दरअसल यह बिल्लियां रजावत परिवार के माली की बिटिया ने पाल कर रखी हुई थी, और वो बिल्लियां इतनी सुंदर थी कि उन्हें कोई भी प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाता था। रोहिका, जिसे बिल्लियां और कुत्ते बचपन से ही बहुत पसंद है, वह बिल्ली के बच्चों को पकड़ पकड़ कर खेलने लगी। वहीं उसमें इसका साथ दे रही थी माली की 9 साल की बेटी अनन्या। उन दोनों को यूं हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाती आवाज़ में हंसते देख हर किसी का दिन बन रहा था। सालों बाद हवेली में चहचहाने और इतना खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब से रोहिका लंदन गई थी तब से रोहिका बहुत कम ही बार राजस्थान आई, और अब तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। साथ ही में वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनकर राजस्थान लौटी थी। कुछ ही समय में रोहिका अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर की पोजीशन पर काम करने वाली थी, लेकिन उसने कुछ दिनों के लिए अपने काम से रेस्ट लिया हुआ था ताकि वो घर पर सबके साथ कुछ समय बिता सके। चलिए अब बढ़ते हैं राठौर मेंशन की ओर, जो कहानी के एक नए अध्याय को लिखेगा, जहाँ एक औरत सोफे पर न्यूज़पेपर पढ़ रही है। वहीं घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे कि एक लड़की हाथों में पर्स लिए और अपने बगल में एक लड़की को लेकर राठौर मेंशन में बड़े ही अदब से आ रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आज यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ खुरापाती दिमाग लेकर ही आई हुई है, और ज़रूर कुछ न कुछ तो करने वाली है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो औरत कौन है और किस इरादे से आई हुई है। उस औरत को आता देख उस घर की बहू मन ही मन में मुंह बनाते हुए बोली। उस घर की बहू मन ही मन में बोली, ये फिर आ गई, अभी तो 1 हफ्ते पहले गई थी अपने ससुराल। समझ में नहीं आता कि बार बार यहाँ क्यों आ जाती है। उनकी शादी करा दी है हमने, जाए ना अपने घर। देखे पर नहीं, यहाँ आकर सबकी ज़िंदगी में नाक घुसाने की बड़ी गंदी आदत लग चुकी है इन्हें तो। वह औरत अपने मन ही मन में कुछ बोल ही रही थी कि तभी सामने से आ रही औरत सामने खड़ी उस औरत को देखकर चिढ़कर बोली, और वह औरत बोली, लगता है राधिका भाभी आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, तभी तो ना स्वागत के लिए खड़ी हैं और ना ही गले मिलकर मेरा स्वागत कर रही हैं। उस औरत ने इतना कहा ही था कि तभी एक बूढ़ी औरत जो कि आंखों में पतला चश्मा लगाए हुए अखबार पढ़ रही थी, वह बिना उस लड़की की ओर देखकर बोली। वह बुजुर्ग महिला बोली, वो क्या है ना रम्या बेटा, बेटी ससुराल से मायके 6 महीने में 2-3 बार आए तो उसका स्वागत भी किया जाता है, पर तुम्हारे लिए तो ये रोज का ही है। क्या हमारी बहू को और कोई काम नहीं जो हर समय तुम्हारे स्वागत के लिए दरवाजे पर आंखें बिछाए कर बैठी रहे। रम्या ने जैसे ही उस औरत की मुंह से यह बात सुनी तो उसने मुंह बना लिया और उस औरत की ओर देखते हुए बोली। रम्या बोली, हाँ माँ, अब आप तो अपनी बहू का ही साइड लेंगे ना, सही कहते हैं लोग,
शादी हो जाने के बाद भाई और माँ बाप दोनों ही बदल जाते हैं। खैर छोड़िए, भाभी नाश्ते में क्या बनाया है आपने? तभी दादी जी बोली, नाश्ता तो बेटा हो गया, हमारे वहाँ नाश्ता सुबह सुबह 7 बजे ही हो जाता है, तुम्हें तो पता ही होगा। खैर तुम्हारे लिए तो कुछ भी कहने का मतलब है कि पत्थर पर अपना सर देना। वो सब छोड़ो, ये किसे लेकर आई हो तुम अपने साथ में? रम्या ने जैसे ही अपने बगल में खड़ी उस लड़की को देखा कि तभी उसे ध्यान आया कि वो यहाँ अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ आई हुई है। तभी रम्या बोली, आप भी ना माँ, आपको दिख नहीं रहा मैं यहाँ किसी मेहमान के साथ आई हुई हूँ और आप उसी के सामने मेरी इंसल्ट किए जा रही हैं। तभी दीप्ति जी जो कि रम्या की माँ थी वह बोली, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का काम होता है जब बेटी कुछ गलत करे तो उसे बात बात में टोकने का। अब तेरी सास तो है नहीं जो तुझे टोक कर समझाती, इसलिए ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। अब ये बता कि ये प्यारी सी लड़की है कौन? तभी रम्या बोली, माँ इसका नाम इशिता है, ये मेरी ननद है ना, उसकी इकलौती भतीजी है। कुछ दिन पहले ही पढ़ाई पूरी करके लौटी है ये, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गई, तो सोचा आप लोगों से मिलवा दूँ। इशिता को देखकर ना जाने क्यों राधिका जी का मुंह बन रहा था। उस लड़की के चेहरे पर घमंड और एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर राधिका जी ने इशिता को इग्नोर करने का फैसला कर लिया। तभी दीप्ति जी बोली, अच्छा तो ये तेरी ननद की बेटी है, तो ये मेहमान कहाँ से हुई? ये तो हमारे लिए हमारी बेटी जैसी हुई। तभी राधिका जी बोली, बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, इस हिसाब से तो ये आपके घर की इकलौती लड़की हुई रम्या बाई सा। रम्या बड़े ही एटीट्यूड से बोली, हाँ इशिता अपने पूरे खानदान में इकलौती लड़की है, यहाँ तक कि अपने नैनीहाल में भी। तभी राधिका जी नहले पर दहला मारते हुए बोली, राधिका जी बोली, इस हिसाब से तो इशिता इस घर की बेटी जैसी हुई। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तभी दीप्ति जी बोली, हाँ हाँ बहू बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो अच्छा हुआ कि इशिता हमारे घर आ गई, हमारे लिए तो एक बेटी की कमी पूरी हो गई इशिता के घर आने से। कब तक शिवांग सबसे छोटा रहता? शिवांग और रुद्र को भी एक बहन मिल गई। जैसे ही दीप्ति जी ने ये कहा तो इशिता जो कि इस समय पानी पी रही थी उसके मुंह से पानी बाहर निकल गया और वहीं रम्या जी का गला अटक गया। वो खांसने लगी तो दीप्ति जी अपनी बहू की तरफ देखते हुए बोली, दीप्ति जी बोली, अरे संभल के बहू, देखो जरा गला लग गया है शायद, ठीक से पानी भी नहीं पीना आता इसको तो, ना जाने ससुराल में कैसे संभालती होगी। पीठ थपथपाओ जरा इसकी, पता चला अभी मर गई तो हम क्या करेंगे? राणा साहब को क्या मुंह दिखाएंगे हम? राधिका जी ने अपनी सास के मुंह से यह सुना तो वो घूर कर अपनी सास को देखने लगी और मन ही मन में सोचने लगी। राधिका जी बोली, कैसी माँ है ये, सामने सामने ऐसा बोल रही हैं कि अगर उनकी बेटी मर गई तो क्या होगा, और फिर भी उन्होंने अपनी सोच को दरकिनार करते हुए अपनी ननद की पीठ थपथपाई। थोड़ी देर बाद रम्या जी जब नॉर्मल हुई तो रम्या जी अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, रम्या जी अपनी माँ से बोली, क्या माँ, आपको तो हर लड़की में रुद्र और शिवांग की बहन नजर आती है। मैं इशिता को बहन बनाने के लिए नहीं बल्कि इस घर की बहू बनाने के लिए लेकर आई हुई हूँ, पर आप अपने ही ख्यालों में खोई रहती हैं। जैसे ही रम्या ने यह कहा तो राधिका जी को खांसी आ गई और वो देखकर रम्या जी की तरफ देखकर बोली। राधिका जी बोली, ये क्या मजाक है सुबह सुबह रम्या बाई सा? रम्या बोली, कोई मजाक नहीं है भाभी, मैं सीरियस हूँ। हाँ माँ, आप कभी तो मुझे सीरियस दिया कीजिए। तभी दीप्ति जी बोली, तुम सीरियस वाले काम थोड़ी ना करती हो और हम ऐसे ही किसी को भी इस घर की बहू नहीं बना सकते। इशिता अच्छी बच्ची है, तुम्हारी ननद की बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इशिता को इस घर की बहू बना दिया जाए। दादी जी ने एक टूक में जवाब दे दिया। वहीं रम्या जी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त न हो सकी और वो गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली। रम्या जी बोली, बस माँ बहुत हुआ, मैं इशिता की माँ को वचन दे चुकी हूँ कि इशिता इस घर की बहू बनकर रहेगी और आपको तो मेरी कही कोई बात पसंद ही नहीं आती। मैं इस बारे में पिताजी से बात करूंगी। तभी दीप्ति जी बोली, खबरदार रम्या, तुमने आज तक इस घर के हर एक फैसले में, हर एक मामले में अपनी टांग अड़ाई, हमने कुछ नहीं कहा, पर अब बहुत हो रहा है। बेहतर होगा कि तुम अपना ससुराल संभालो। यहाँ देखने के लिए हम और हमारी दोनों बहुएं जिंदा हैं। अभी इस घर में कौन बहू बनकर आएगा और कौन बेटी बनकर रहेगा, ये हमारा काम है तय करना, तुम्हारा नहीं। तुम इस घर की मेहमान हो, तुम्हें हमने बेटी का दर्जा दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी की जिंदगी के फैसले लेते फिरो। हम आखिरी बार बोल रहे हैं रम्या, अपनी हद में रहो। बेटी हो इसलिए कुछ नहीं कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो करोगी। जैसे तुम इस घर के लिए अजीज हो, हमारे दोनों पोते भी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं, बल्कि तुमसे ज़्यादा ही प्यारे हैं। तुम चाहे अपने पिता से बात करो या अपने भाई से, पर हमारा फैसला अडिग है।
तभी रम्या जी पैर पटकते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर बोली। रम्या जी बोली, बस माँ, मैंने इशिता से कहा है कि वो इस घर की बहू बनेगी तो बनेगी, और ये मेरा फैसला है। मैं भी देखती हूँ कि मेरा फैसला इस घर में कौन नहीं मानता। दीप्ति जी गुस्से से खड़ी हुई और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोली। दीप्ति जी बोली, जा सकती हो तुम यहाँ से रम्या, ये हमारा घर है। तभी रम्या जी बोली, ये मेरे पिता का घर है, आप इस घर की बहू हैं तो वही बनकर रहिए। तभी दीप्ति जी गुस्से से रम्या को मारने के लिए आई और बोली। दीप्ति जी बोली, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी माँ से जुबान लड़ा रही है। तभी रम्या जी अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, बस माँ, आप इस घर की बहू हैं तो वही बनकर रहिए। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी अधिकार है इस घर पर बराबर का, और अगर मैंने अपने भतीजे के बारे में कुछ सोच लिया तो यूं ही नहीं सोचा होगा, उसका अच्छा बुरा सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया होगा। रम्या जी ने इतना कहकर अपनी माँ का हाथ झटक दिया। हॉल में आ रही आवाज़ को सुनकर विश्वनाथ जी, जो कि अपने कमरे के अंदर थे, वो कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रम्या ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है और गुस्से से अपनी माँ से बात कर रही है। विश्वनाथ जी रम्या की ओर देखते हुए बोले। विश्वनाथ जी बोले, रम्या, ये क्या कर रही हो तुम? क्या यही तहजीब सिखाई है हमने तुम्हें कि तुम अपनी माँ से इस तरीके से बात करो? तभी रम्या जी इमोशनली रोते हुए बोली। रम्या बोली, हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ, जो इस घर का भला करने के लिए इस घर में आती रहती हूँ और अपने भतीजे का भला सोचने के लिए इशिता को यहाँ लेकर आई थी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर रम्या रोते हुए इशिता का हाथ पकड़कर बोली। रम्या फिर बोली, चलो बेटा यहाँ से, यहाँ हमारी किसी को कदर नहीं। रम्या ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उसे पता था कि ऐसा बोलने पर उसे रोकने वाले बहुत होंगे, इसलिए रम्या वहाँ से जाने का नाटक करने लगी कि तभी विश्वनाथ जी रम्या को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सीढ़ियों से एक गरजती हुई आवाज़ सभी को सुनाई दी। उस आवाज़ में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सबने सीढ़ियों की ओर गौर किया तो सामने खड़ा इंसान को देखकर कोई खुशी से खड़ा था तो किसी की हालत खराब हो गई। सभी लोगों ने सीढ़ियों की ओर देखा तो वहाँ रुद्र खड़ा था। रुद्र, जो कि गुस्से से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वह सभी की ओर देखते हुए बोला। रुद्र बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? और बुआ, आपकी हिम्मत कैसे हुई दादी से इस तरीके से बात करने की? तभी विश्वनाथ जी बोले। रुद्र, ये क्या तरीका है अपनी बुआ से बात करने का? रुद्र बोला, ये वही तरीका है दादाजी जिस तरीके से बुआ ने दादी जी से बात की है। माफ़ी मांगिए बुआ दादी जी से। क्या आपको पता नहीं कि ये आपकी माँ है और इस घर की मालकिन भी? तभी रम्या बोली, रुद्र बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। माँ मेरी हर बात को गलत वे में लेकर जाती है। भला मैं तुम्हारा यहाँ अच्छा सोचकर ही आई हुई थी, लेकिन माँ ने मुझे मेहमान के सामने इंसल्ट करके बेइज्जत किया है, मेरी बेइज्जती की है। क्या इज्जत रह गई इशिता की नज़रों में मेरी? वो तो यही सोचेगी ना कि उसकी मामी के मायके में कोई इज्जत ही नहीं है। तभी रुद्र बोला, बुआ, इज्जत कमानी पड़ती है, ना कि छीन के मिलती है। आप जिस तरीके से यहाँ आई हैं वो बात आप प्यार से भी तो बोल सकती थी दादी जी से। और क्या हुआ अगर उन्होंने आपको थोड़ा डांट दिया तो? वो आपकी माँ है, उनका हक बनता है आपको डांटने का, आपको सुधारने का, आपको प्यार से समझाने का, आपको प्यार करने का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी माँ से इस तरीके से बर्ताव करें। तभी विश्वनाथ जी बोले, रुद्र बेटा, एक बार अपनी बुआ की बात तो सुन लीजिए, देखें तो सही आखिर वो कहना क्या चाहती है। तभी रुद्र बोला, ठीक है दादाजी, बताइए बुआ, क्या कहना चाह रही थी आप मुझसे? तभी रम्या रुद्र की ओर देखते हुए बोली। रम्या बोली, रुद्र बेटा, मैं तो यहाँ बस तेरा भला सोच कर ही आई हुई थी। देख, ये इशिता है, ये मेरी नंद की इकलौती बेटी है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से पढ़ाई करके लौटी है और मैं इसे यहाँ लेकर आ गई ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो, जान लो। इशिता बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो हमारे घर की बहू बन जाएगी तो उसमें क्या बुराई होगी। और माँ मुझ पर इसी बात से भड़क गई। जैसे ही विश्वनाथ जी ने यह सुना तो उन्हें तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं हुई। रुद्र कुछ कह पाता उससे पहले ही विश्वनाथ जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात थी दीप्ति, खामखा तुमने रम्या बेटा को डांट दिया। ये तो रिश्ता लेकर आई है तो कुछ सोच समझ कर ही लाई होगी। ठीक है रम्या बेटा, तुम एक काम करो, इशिता के माता पिता को बुला लो। विश्वनाथ जी ने इतना कहा ही था कि तभी रुद्र उनकी तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, एक मिनट दादाजी, रिश्ता मेरे लिए आया है तो शादी करने का और ना करने का फैसला भी मेरा होगा। आई नो बुआ, इशिता बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि आप उसे पसंद करके लाई हैं, लेकिन मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तभी रम्या जी बोली, तो बेटा अभी मत करना शादी, जब तुम्हारा मन हो तब शादी कर देंगे। मैं तो बस रिश्ता तय करने की बात कर रही थी।
हम अभी सगाई करवा देते हैं, फिर शादी जब तुम दोनों का मन हो तब करते रहना। जब तक तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, पहचान ना लो, तब तक ठीक थोड़ी ना रहेगा शादी करना। ये ठीक है ना? तभी रुद्र बोला, आप समझी नहीं बुआ, मैं इस रिश्ते को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इशिता बेशक अच्छी लड़की होगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। माफ़ करना बुआ, लेकिन मेरी शादी का फैसला सिर्फ मेरा है, बाकी किसी का नहीं। तभी रम्या बोली, पर बेटा ऐसा क्यों? हम एक ही परिवार में रहते हैं, और अगर एक परिवार में तुम्हारा कोई भला सोच रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसकी बात को नकार दोगे। तभी रुद्र बोला, वो सब मैं नहीं जानता बुआ, मेरा फैसला अटल है। अगर आपको इशिता की इतनी ही परवाह है तो आप अंकुश की शादी इशिता से करवा दीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। इशिता इस घर में आ सकती है, लेकिन सिर्फ आपकी रिश्तेदार बनकर, इस घर की बहू बनकर वो इस घर में कभी नहीं रह सकती। दादाजी प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिएगा, किसी से शादी करनी है किससे नहीं करनी है ये सिर्फ मेरा फैसला है, किसी और का बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर रुद्र वहाँ से बिना कुछ कहे, अपने दादाजी की बात सुने बिना ही वहाँ से चुपचाप चला गया। तो वहीं उसके दादाजी रुद्र को यूं ही जाते हुए देख रहे थे। रुद्र के साफ इनकार से रम्या तो तिलमिला उठी, तो वहीं बगल में खड़ी इशिता गुस्से से रम्या की तरफ ही देख रही थी। रुद्र ने साफ इनकार कर दिया था रम्या के लाए रिश्ते को स्वीकार करने से। अब रम्या उम्मीद भरी नज़रों से अपने पिता की ओर देखने लगी। वहीं जब रम्या जी ने एक उम्मीद से विश्वनाथ जी की ओर देखा तो विश्वनाथ जी रम्या से बोले। विश्वनाथ जी बोले, बेटा तुम तो जानती हो रुद्र का स्वभाव कैसा है, वो एक बार कुछ फैसला कर ले तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। माफ़ करना बेटा, पर ये शादी तो नहीं हो सकती। हाँ, हम रुद्र को मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन कह नहीं सकते कि रुद्र शादी के लिए हामी भरेगा या नहीं। तुम अपनी नंद से इस बारे में बोल सकती हो कि वो इशिता के रिश्ते की बात कहीं और चलाएं। तभी रम्या बोली, क्या पिताजी, इस बात से तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी मेरे ससुराल में। मेरी ननद ने कितने अरमानों से रुद्र का रिश्ता मांगा था इशिता के लिए, और मैंने भी बिना आप लोगों से पूछे हाँ कर दी। तभी दीप्ति जी रम्या से बोली। दीप्ति जी बोली, ये तो तुम्हें हाँ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। रम्या, क्या तुमने हम में से किसी से पूछा? नहीं ना। जब तुम्हें पता था कि रुद्र बचपन से ही ऐसा है, उसे अपने मामलों में, अपने फैसले में किसी का भी इंटरफेयर करना पसंद नहीं, तो तुमने क्यों रुद्र के रिश्ते की बात चलाई? और चलाई तो ठीक, पर हमको बताए बिना। हम भी तो यही समझा रहे थे राणा साहब रम्या को, पर आप तो मुझे सुना रहे थे। मुझे तो पता ही था कि इस रिश्ते से इनकार होने वाला है। मैं नहीं चाहती थी कि इशिता की भरे परिवार के सामने इंसल्ट हो और रुद्र खुद इस रिश्ते से मना करे, इसलिए मैंने इस रिश्ते से साफ इनकार किया। पर नहीं, आपको तो आपकी बेटी को ज़्यादा ही सच्ची लगती है ना। इशिता बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये शादी तो अब बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो वहीं इशिता ने जब दीप्ति जी की ये बात सुनी तो उसे गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह अपनी आंखों में आंसू लिए अब रम्या को देख रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि आज ये रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। वो कैसे भी करके रुद्र को खुद के प्यार के झांसे में फंसा ही लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। रम्या ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कुटिल स्वभाव से कहा। रम्या बोली, क्या माँ, एक तो बच्ची पहले से ही रो रही है और आप उसे हिम्मत देने के बजाय उस रिश्ते से साफ इनकार कर रही हैं। तभी दीप्ति जी रम्या से बोली। दीप्ति जी बोली, किसी को झूठी उम्मीद देकर उसका विश्वास तोड़ने से अच्छा है एक बार में सच्चाई बोलकर उसकी नज़रों में एक बार के लिए ही बुरा बन जाए। नहीं तो हमारी इंसल्ट तो होगी ही, साथ में झूठी हाँ बोलने पर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इसकी नज़रों में। ये तो यही सोचेगी कि हम अपने वादे से मुकर गए। हम लोगों ने जुबान दी थी कि हम रुद्र और इशिता की शादी करेंगे, और ऐन मौके पर ये शादी नहीं हो पाई। देखो रम्या, हम राठौर परिवार से हैं, इस सियासत के बड़े राजा साहब और बड़ी रानी साहब हैं हम दोनों, और हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारी आन बान और हमारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी भाभी सा, तुम्हारे भाई सा इस घर के और इस सियासत के राजा रानी हैं, और हमारे परिवार को ये शोभा नहीं देता कि हम किसी की भी भावनाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करें। राधिका बहू, दोनों मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करो और इन्हें तोहफा देकर यहाँ से विदा करो। इतना कहकर दीप्ति जी चुप हो गई और उन्होंने चुपचाप अपने पति को घूरा और फिर वहाँ से चुपचाप चली गई। वहीं विश्वनाथ जी अब मन ही मन में यही सोच रहे थे कि वो यहाँ क्यों आए, और आए तो खुद की बेवकूफ़ी से औरतों के बीच में क्यों पड़ गए,
क्योंकि दीप्ति जी तो पहले से ही जानती थी कि क्या होने वाला है, और विश्वनाथ जी सिर्फ अपनी बेटी के मोह के कारण ही इस बहस के बीच में आ गए और सबके सामने बुरे भी बन गए। खैर, ये तो होना ही था। रम्या अपने पिता की ओर देख रही थी और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पिता विश्वनाथ जी उसकी तरफ देखकर बोले। विश्वनाथ जी बोले, रम्या बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी इस घर में तुम्हारी माँ की बात ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि उसका कहना कुछ गलत नहीं है। उम्मीद है कि तुम अपने ससुराल में जाकर ये बात सबको बता दोगी। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। इतना कहकर विश्वनाथ जी बिना रम्या की बात सुने ही वहां से चुपचाप चले गए। तो वहीं राधिका जी अब रम्या की तरफ देखते हुए बोली। राधिका जी बोली, रम्या बाई सा, आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। तभी रम्या गुस्से से राधिका की ओर देखते हुए बोली। रम्या जी बोली, खुश तो बड़ी हो रही होंगी आप भाभी सा कि आपके बेटे ने मेरा लाया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया है। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है ये करके। देखती हूँ मैं भी कि कौन सी हूर की परी लेकर आता है आपका बेटा। इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आई थी मैं आपके रुद्र के लिए, पर पता नहीं आपके बेटे को कौन सी हूर की राजकुमारी चाहिए। तभी राधिका जी मुस्कुराते हुए रम्या जी की तरफ देखकर बोली। राधिका जी बोली, गलत बाई सा, राजकुमारी नहीं रानी लेकर आएगा मेरा बेटा इस पूरे राजस्थान को, और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। बेहतर होगा बाई सा आप अपने ससुराल में जाकर अपना घर संभालें। मेरे घर में और मेरे बच्चों की जिंदगी के फैसले ना ही लें तो बेहतर होगा। इतना कहकर राधिका जी ने रम्या की तरफ घूर कर देखा तो वहीं रम्या जी ये सुनकर पैर पटकते हुए और मुंह बनाकर वहां से चुपचाप चली गई। साथ ही में जाते जाते वो इशिता को भी समझा रही थी। रम्या इशिता को अपने और राधिका जी के चैलेंज करने के बाद पैर पटकती हुई राठौर मेंशन से निकल गई। राठौर मेंशन से बाहर निकलते ही इशिता, जो कि गुस्से में भरी पड़ी थी, वो रम्या की तरफ देखकर बोली। इशिता गुस्से से बोली, क्या मामी, आप तो बोल रही थी कि आप कैसे भी करके इस रिश्ते के लिए हाँ करवा कर रहेंगी घर वालों से। आपको पता है मैं कितनी खुश थी कि मैं रुद्र से शादी करूंगी। आखिर रुद्र को मैं बचपन से पसंद करती हूँ। क्यों आपने मेरी ख्वाहिशों को जगाया और मुझे इस घर की बहू बनाने के सपने दिखाए, जब आपने उन्हें पूरा ही नहीं कर सकती थी। तो तभी रम्या इशिता की तरफ देखकर बोली। रम्या बोली, चिंता मत कर, अगर तू इस घर की बहू नहीं बन पाएगी तो जो इस घर की बहू बनेगी ना, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। राधिका भाभी ने मुझे चैलेंज किया है, अब मैं बताऊंगी कि रम्या आखिर चीज क्या है। तू चल मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कि इस घर में नई नवेली बहू के कदम कैसे टिकते हैं। इतना कहकर रम्या इशिता का हाथ पकड़कर वहां से गुस्से से चली गई। वहीं रम्या के जाने के बाद राधिका जी मन ही मन में घबरा रही थी, लेकिन उनको अपने भगवान पर भरोसा था। तभी राधिका जी खुद से ही बोली। राधिका जी बोली, हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं जानती हूँ कि रम्या बाई सा कभी भी हमारे बच्चों का भला नहीं सोच सकती। उनका ये दिखावा मैं भली भांति जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, परिवार वाले उनके असली चेहरे से अभी तक रूबरू ही नहीं हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर कोई भी संकट आए। भगवान, आप मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना। इतना कहकर राधिका जी चुपचाप वहां से बिना कुछ बोले ही चली गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बसे एक शहर ऋषिकेश में। उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक शहर ऋषिकेश, जहाँ की हवाएं किसी को भी सुकून देने के लिए पर्याप्त है। घाट किनारे बहती गंगा मैया की गंगा आरती और पहाड़ों से बहती गंगा, जिसे देखकर सुकून महसूस होता है। उसी घाट किनारे एक लड़की मंदिर में पूजा कर रही है। उस लड़की की आवाज़ इतनी मधुर है कि जो भी उस आवाज़ को सुनता है वो खुद ही उस आवाज़ की ओर अपने आप खींचा चला जाता है। हर सुबह उस मंदिर में यह आरती रोज़ होती है। सभी भक्तजन मंदिर में खड़े आरती कर रहे थे और वहीं एक लड़की आरती की थाल लिए शिवजी की आराधना करते हुए भजन गा रही थी, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा था। थोड़ी ही देर में जब वो भजन समाप्त हुआ तो पंडित जी ने सभी को आरती दी। हर कोई जब वहां से प्रसाद लेकर जाने को हुआ तो पंडित जी ने उस आरती गाने वाली लड़की की ओर देख कर कहा। पंडित जी बोले, जीती रहो काशी बिटिया, तुम रोज यहाँ आती हो और रोज भजन गाती हो। तुम्हारे इस भजन को सुनकर ना दिल खुश हो जाता है और दिन बन जाता है हमारा।
ऐसा लगता है वातावरण में चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तभी काशी बोली, मेरी आरती से ज़्यादा लोगों की भक्ति इस जगह को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनाती है पंडित जी। यहाँ का वातावरण, मनोहर दृश्य और गंगा घाट, ये कलकल बहती नदी और हम सबके मनों में ईश्वर के प्रति छिपी भक्ति का भाव, जब इन सब का संगम होता है तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर काशी पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चुपचाप चली गई। हमेशा की तरह चुप चुप रहने वाली काशी। तो वहीं काशी को यूं जाता देख पंडित जी भगवान शिव जी की ओर देखते हुए और फिर काशी की ओर देखते हुए भगवान से बोले। पंडित जी बोले, ये सब ईश्वर की एक माया है। ना जाने क्या लिखा है इस लड़की के नसीब में। 2 साल पहले यहाँ आई थी, तब से लेकर आज का दिन है, ये बच्ची हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई है। कौन है, कहाँ से आई है और कितने दर्दों को अपने अंदर समेट के लेकर आई है, कुछ पता नहीं। लेकिन जितना भी पता है उससे यही पता चलता है कि बड़ी प्यारी बच्ची है। हे ईश्वर, इस बच्ची के जीवन में सभी सुख भर दीजिए। बहुत कुछ सहा इस बच्ची ने, ऐसा लगता है, तभी तो अपने इतने छोटे बच्चे का पालन पोषण अकेले कर रही है। ना जाने क्या दर्द घटा है इसके अतीत में, जिस कारण इसे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा है। हे भगवान, बहुत प्यारी बच्ची है ये, अपने दुखों को अपने अंदर समेट कर हर किसी को खुशी देती है ये। बस अब इसकी और परीक्षा मत दीजिए, इसके जीवन में भी किसी ऐसे को भेज दीजिए जो इसके जीवन में प्रेम की कमी पूरी करे। जैसे आपके जीवन में माता पार्वती ने आकर आपको अपना प्रेम करने की आशा दिखाई थी, आपके अंदर पुनः प्रेम जगाया था, वैसे ही इस लड़की के जीवन में भी अपने अंश को भेज दीजिए प्रभु, बस इतनी कृपा कीजिए। पंडित जी ने इतना कहा ही था कि तभी हवाओं में अचानक हलचल होने लगी। हवाओं ने अपना पूरा रुख बदल दिया और आसमान में बादल छाने लगे। जो मौसम अभी तक बिल्कुल साफ था वो अचानक बदल गया। थोड़ी ही देर में वहाँ छम छम बारिश होने लगी। पंडित जी इस बारिश को होता देख मुस्कुराते हुए सामने शिवजी की मूर्ति की तरफ देखकर बोले। पंडित जी फिर बोले, आपकी माया भी अपरंपार है प्रभु, जय शिव शंभु। इतना कहकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए शिवजी की तरफ देखकर आगे से हाथ जोड़े और वहां से चुपचाप दूसरी ओर चले गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ काशी मंदिर से सीधे अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा उठ चुका है, जो इस समय आराध्या, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है, उसकी गोद में उसके साथ खेल रहा था। काशी आरती की थाली लेकर घर की पूजा घर में गई और फिर आराध्या को प्रसाद देकर अपने बेटे व्योम को अपनी गोद में उसने उठा लिया और व्योम को देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए उससे बोली। काशी बोली, गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा बच्चा, मम्मा को मिस किया? तो वहीं व्योम, जो कि काशी की गोद में था, वो काशी के यूं मुस्कुरा कर उससे बात करते देख हंसने लगा। उसके वो छोटे छोटे से दांत उसकी हंसी में 4 चांद लगा रहे थे। काशी ने आराध्या की ओर देखते हुए कहा। काशी बोली, ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना इसने? तभी आराध्या काशी की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं, तेरे आने से 10-15 मिनट पहले ही उठा था। सुन, आज मेरी डांस एकेडमी की छुट्टी है, इसलिए आज मैं घर पर ही रहूँगी, तो तू इसे मुझे दे। इसका नहलाना धुलाना, इसकी तेल मालिश मैं कर दूँगी। तू जल्दी से कॉलेज के लिए अपनी तैयारी कर। आज कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम है बच्चों के और तू प्रोफेसर है, तुझे तो उन सबसे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। नाश्ते की सारी तैयारी मैंने कर दी है, अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले और चुपचाप कॉलेज के लिए निकल। तभी काशी बोली, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी दोस्त। तभी आराध्या बोली, हाँ हाँ चल अब जल्दी से, सॉरी भी बोलना, तुझे इसी दिन के लिए तो मैं सब कुछ छोड़कर तेरे साथ ऋषिकेश आई थी ना, ताकि तू दोस्ती में एहसान जता सके, सॉरी और थैंक यू बोलकर। इतना कहकर आराध्या ने मुंह बना लिया। तो वहीं आराध्या को मुंह बनाता देख काशी उससे बोली। काशी बोली, अच्छा ठीक है, नो सॉरी नो थैंक यू, चल मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, तू नाश्ते की तैयारी कर और तब तक इस शैतान को मुझे दे, मैं इसे कमरे में लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर काशी ने आराध्या की गोद से व्योम को उठाया और सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं आराध्या खाने की तैयारी कर रही थी, पर दोनों ही अनजान थे आने वाले भविष्य से। काशी अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी, साथ ही में उसने व्योम को भी गोद में पकड़ा हुआ था। काशी ने व्योम को एक प्यारी सी पिक्चर्स ली और फिर उसको एक प्यारी सी किस करते हुए उसे लाड करने लगी।
वहीं हॉल में बैठी आराध्या, जिसने काशी का नाश्ता लगा दिया था, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसे पता चला कि कुछ दिनों बाद काशी के कॉलेज में एक सेमिनार होने वाला है, जिस सेमिनार में एक बहुत बड़ी हस्ती गेस्ट बनकर आने वाली है। जैसे ही आराध्या ने काशी को ये न्यूज़ दिखाई तो काशी आराध्या की तरफ देखकर बोली। काशी बोली, हाँ हाँ, मुझे इस बारे में पता है। 1 हफ्ते से कॉलेज में इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसी वजह से तो बच्चों के इंटरनल एग्ज़ाम्स भी जल्दी कराने को कहा गया है हमसे। नहीं तो बच्चों के इंटरनल्स एग्ज़ाम तो 2 हफ्ते बाद होने थे, पर 2 हफ्ते पहले बच्चों के इंटरनल्स करा कर उन्हें सेमिनार के लिए हमें तैयार करना है। 2 दिन बाद 2 हफ्ते का सेमिनार लगने वाला है कॉलेज में। तभी आराध्या काशी की ओर देखकर बोली। आराध्या बोली, अच्छा, वैसे क्या नाम है उस गेस्ट का? तभी काशी बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर जो भी है बहुत बड़ी हस्ती है, सुना है मैंने। तभी तो पूरे कॉलेज में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, और उस गेस्ट का नाम भी रिवील नहीं किया गया है अभी तक। गेस्ट का नाम सेमिनार के इनॉग्रेशन के दिन पर ही पता चलेगा सबको। तभी आराध्या ये सुनकर शांति से बैठ गई, लेकिन वो मन ही मन में यही सोच रही थी कि आखिर वो इंसान है कौन जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर आने वाला है। पर उस इंसान का नाम तो काशी को भी नहीं पता था, इसलिए अब आराध्या काशी से कुछ नहीं कह सकी थी। तभी काशी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, मैं बहुत बिजी रहूंगी, इसलिए सोच रही हूँ कि इसे अपने साथ कॉलेज ही लेकर चले जाया करूँ तब तक। तभी आराध्या बोली, अच्छा ठीक है, अभी 2 दिन तो मेरी छुट्टी है और 2 दिन की मैं और ले लूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीक, क्योंकि एकेडमी में अभी बच्चों की तैयारी चल रही है, कंपटीशन आने वाला है, जिस कारण छुट्टी नहीं मिल रही है हम लोगों को। तभी काशी बोली, तो चिंता मत कर, 4 दिन बहुत होते हैं। वैसे तेरी छुट्टी परसों तक है, तो तब तक तू इसे संभाल ले। परसों से तो सेमिनार है, तो अगर मैं व्योम को अपने साथ लेकर जाऊं तो वहाँ कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ बाकी सारे टीचर्स हैं, तो वो इसे संभाल लेंगे। जैसे ही काशी ने आराध्या से यह कहा तो आराध्या ने तो एक चैन की सांस ली। आराध्या काशी की ओर देखते हुए बोली। आराध्या बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम कर, ठीक है, इसे मुझे दे और इसका बाकी का काम मैं कर दूंगी। तू कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगी, इसलिए जल्दी से नाश्ता कर। यह सुन काशी नाश्ता कर रही थी, पर नाश्ता करते करते भी उसका ध्यान व्योम की ओर ही जा रहा था, जो अपने छोटे छोटे कदमों से इधर उधर चलने और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत चलते हुए नीचे गिर जा रहा था। उसे गिरकर उठते हुए दौड़ता देखकर आराध्या बड़े मजे से उसके साथ खेल रही थी। ये देखकर काशी ने अपना फ़ोन निकाला और उन दोनों की एक प्यारी सी पिक्चर क्लिक करी और झट से अपने फ़ोन में उस पल को कैद कर लिया। फ़ोन साइड में रखकर जब काशी का नाश्ता हुआ तो काशी ने आराध्या की ओर देखते हुए उससे कहा। काशी बोली, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना, बहुत शैतान है ये, और आजकल तो ज़्यादा ही हो गया है। तभी आराध्या बोली, मुझे पता है ये बहुत शैतान है, लेकिन मैं भी ना इसकी मासी हूँ, इससे ज़्यादा शैतान हूँ मैं, तो अगर ये शैतानी करेगा तो मैं भी शैतान बन जाऊंगी। तभी काशी बोली, इसलिए तो डर रही हूँ, दोनों शैतान जब एक साथ मिल जाते हैं तो शैतानी की हद पार कर देते हैं। भगवान जाने तुम दोनों ना जाने आज क्या तूफान मचाने वाले हो घर पर। तभी आराध्या अपने दांत दिखाते हुए हंसने लगी। वहीं काशी वहां से कॉलेज के लिए मुस्कुरा कर निकल चुकी थी। काशी के जाने के बाद ही आराध्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना व्योम के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने व्योम को तैयार करने के लिए उसके सारे कपड़े निकाले और उसे नहलाने के लिए चुपचाप पानी गर्म करने लगी थी, बिना ये बात की परवाह किए कि आने वाले भविष्य में उनकी ज़िंदगी में किस तरीके का बदलाव आने वाला है। थोड़ी ही देर बाद आराध्या ने भी व्योम के सारे काम कर दिए थे। व्योम दूध पीकर और थोड़ा सा खाना खाकर कुछ देर खेलने के बाद एक आराम की नींद में चला गया था, तो वहीं उसे सोता देख आराध्या ने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से प्रतिलिपि खोलकर उसमें ऋतुराज सत्यप्रेमी, विंग्स स्टिल टू फ्लाई, मेरी कलम से उसकी कहानियाँ पढ़ने लगी। काशी तो निकल चुकी थी कॉलेज के लिए। कॉलेज पहुंचते ही उसने सबसे पहले गार्ड, जो कि कॉलेज के गेट पर हमेशा मौजूद रहते थे, उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और फिर मुस्कुराते हुए कॉलेज में एंटर किया। लेकिन काशी नहीं जानती थी कि आज कॉलेज में पहुंचकर उसे उस इंसान का हिंट मिलने वाला है, जो इंसान सेमिनार का मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ आने वाला है, क्योंकि सिर्फ उस इंसान के बारे में ही काशी की ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं आने वाली है, बल्कि उस इंसान के साथ और भी बहुत से गहरे राज आने वाले हैं, जो इस कहानी की पूरी पटकथा को बदल कर रख देंगे। क्योंकि
यह वही इंसान है जो काशी के आधे दुखों का कारण है। उस मुख्य अतिथि के साथ जो भी राज आने वाला है, क्या काशी उस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? आखिर 2 साल पहले जिस अतीत को वह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ऋषिकेश आ गई थी, आज 2 साल बाद जब वो अतीत दोबारा काशी के सामने आने वाला है, व्योम जिसे काशी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती है, क्या होगा जब व्योम के पिता का राज 2 साल बाद दोबारा काशी के जीवन में लौट कर आएगा? क्या काशी ये सब कुछ सहन कर पाएगी? ये तो अब सेमिनार के दिन ही हम लोगों को पता चलेगा। खैर, फिलहाल आप सभी लोग गेस करिए कि आखिर कौन है वो इंसान जिसकी हो रही है इतनी ज़्यादा चर्चाएं, जिससे मिलने के लिए और जिसके बारे में जानने के लिए काशी भी बेकरार है। ये तो हमें आने वाले भागों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से वो इंसान कौन होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह मेरी नई कहानी है जिसे मैंने आप सब लोगों के लिए लिखा है। पिछली कहानियों की तरह इस कहानी को भी अपना ढेर सारा प्यार देना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का यही प्यार मुझे प्रोत्साहित करता है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बीते 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आई थी। उसका मुख्य रीज़न 2 थे। पहला, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। दूसरा, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी अटेंड कर रही थी, जिस वजह से मैंने इस नई कहानी को कुछ दिनों बाद शुरू करने का फ़ैसला किया। आज इस कहानी का पहला भाग आप सब लोगों ने सुन लिया है और अब से इस कहानी के नए भाग आपको रोज़ सुनने को मिलेंगे। इसलिए अब इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का, जो अगले दिन 1:05 पर अपलोड होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।